हेलो, गुड मॉर्निंग। हम पहले सेरीकल्चर के पार्ट 3 पढ़ चुके हैं। सेरीकल्चर का मीन्स क्या होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था सेरीकल्चर के लिए जो स्पीसीज हैं उनके बारे में। फिर हमने लाइफ साइकिल पढ़ी थी। आज हम पढ़ रहे हैं सेरीकल्चर का पार्ट नंबर 4। और पार्ट नंबर 4 को आप देख पा रहे हैं, मेथड ऑफ सेरीकल्चर, यानी किस तरह से रेशम कीट का पालन हम करते हैं, या रेशम कीट जो इंडस्ट्री है, सेरीकल्चर इंडस्ट्री है, उसको किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं, या जो रेशम कीट इंडस्ट्री है, कारखाने हैं, या जहाँ कल्चर इसका किया जाता है, वहाँ पर किस प्रकार से सेरीकल्चर मेथड को फॉलो किया जाता है, क्या क्या वो स्टेप्स हैं जिनको लेकर के हम सेरीकल्चर के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ मैंने 5 स्टेप को लिखा है। देखिए, सेरीकल्चर जो है, मेथड ऑफ सेरीकल्चर यानी रेशम कीट पालन की विधि, रेशम कीट पालन की विधि पढ़ने वाले हैं हम। और रेशम कीट पालन की विधि अगर हम पढ़ें तो इसमें 5 स्टेप मैंने लिखे हैं। कलेक्शन ऑफ एग्स, इंक्यूबेशन ऑफ एग्स, हैचिंग ऑफ लार्वा, फॉर्मेशन ऑफ कोकून एंड पोस्ट कोकून प्रोसेसिंग। अब इसमें हम एक एक स्टेप को देखते हैं कि वास्तव में ये होते क्या हैं। तो कलेक्शन ऑफ एग्स का मतलब आप समझते हैं। कलेक्शन ऑफ एग्स जो हैं, इसका मतलब होता है सबसे पहले अंडों का संग्रह। और अंडों का संग्रह जो है वो हम करते हैं किसका, रेशम के कीट के अंडों का संग्रह करते हैं। इसके लिए किस्में होती है अलग अलग प्रकार की, जैसे कि मैं पहली किस्म लिखता हूँ यूनी वॉलेंटाइल। यूनी वॉलेंटाइल होती है। एक बाई वॉलेंटाइल जो है किस्म होती है। एक मल्टी वॉलेंटाइल किस्म होती है। इसको हम एक प्रजक बोल सकते हैं, और इसको द्विप्रजक बोल सकते हैं, और इसको हम बहुप्रजक बोल सकते हैं। अब इससे एक प्रजक किस्म का मतलब, या द्विप्रजक किस्म का मतलब, या बहुप्रजक किस्म का मतलब क्या होता है, तो इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि एक प्रजक जो किस्म है, एक वर्ष में एक फसल देती है। एक वर्ष में एक फसल देती है। तो इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि ये जो किस्म है, अगर इसके एग्स हम लेंगे तो एक साल में एक बार हमें रेशम की प्राप्ति होगी। द्विप्रजक जो किस्म है, ये एक वर्ष में 2 बार देती है। एक वर्ष में कितने बार? 2 फसल देती है। और जो बहुप्रजक है वो एक वर्ष में 2 से अधिक बार, एक वर्ष में 2 से अधिक बार देती है। तो हम इन किस्मों को लेंगे, और इसके लिए हम क्या करेंगे, एग्स को लेंगे। एग्स को हम लेंगे कहाँ से? ये जनरली लिए जाते हैं, चूँकि ये कीट जो है, अगर हम जो सेरीकल्चर के लिए मोस्ट कॉमन जो स्पीसीज है बॉम्बिक्स मोराई, उसकी चर्चा करें तो ये मोरस एल्बा की प्लांट की लीफ पे रहता है। तो मोरस एल्बा जो प्लांट है, यानी शहतूत का जो पौधा है, उसकी पत्तियों पर ये एग मिलेंगे। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, इन एग्स को ले लेंगे। और जो एग्स होते हैं उनको हम सीड्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सीड्स कहते हैं। एग्स को हम क्या कहेंगे? सीड्स कहेंगे। और सीड्स के जो प्राप्ति केंद्र होते हैं, प्राप्ति केंद्र का मतलब वो स्थान जहाँ से हमें सीड मिलता है, कुछ स्पेशल जगह। तो जहाँ से हम इसको लेते हैं उन्हें हम ग्रेनेज सेंटर कहते हैं। ग्रेनेज केंद्र का मतलब क्या होता है, यानी वह स्थान जहाँ से हमें सेरीकल्चर के लिए जो सिल्क वर्म है उसके एग्स की प्राप्ति होती है। तो वो स्थान क्या कहलाता है? ग्रेनेज सेंटर कहलाता है। और इधर हम देखते हैं कि एग्स को और क्या कहते हैं, हम सीड्स भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं इंक्यूबेशन ऑफ एग्स। ये तो हमने प्राप्त कर लिया एग। अब इंक्यूबेशन ऑफ एग जो है, इसका मतलब है अंडों का उष्मायन। अंडों का
ऊष्मायन। अब अंडू का ऊष्मायन जो है, इससे तात्पर्य ये है कि एक्स जो है एक्स के अंदर जो नेक्स्ट स्टेज है कैटरपिलर बनेगा, तो उसको तैयार होने के लिए एक निश्चित टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और वो टेम्परेचर सप्लाई करना पड़ता है। अगर वो टेम्परेचर उसको सप्लाई होता है तो उसमें इंक्यूबेशन होता है। इंक्यूबेशन होगा तो उचित तापक्रम उपलब्ध करवाना अंडू को, जिससे कि उसके अंदर लार्वा का फॉर्मेशन हो सके, तो उसे हम अंडू का ऊष्मायन कहते हैं। और ये अंडू का ऊष्मायन जो है वो इंक्यूबेटर में किया जाता है। इंक्यूबेटर यानी एक ऐसी युक्ति जिसमें कि टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, और वो जो टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है वो युक्ति क्या है, इंक्यूबेटर होती है। तो इंक्यूबेटर के अंदर हम इन्हें उचित ताप प्रदान करते हैं। अब बात आती है थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप का मतलब होता है हैचिंग ऑफ लार्वी, अर्थात अंडू से लार्वा का बाहर आना। अंडू से लार्वा का निकलना, ये हैचिंग हो गई। अब ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी वाली? हैचिंग ऑफ लार्वी। जैसे ही एग्स को आपने इंक्यूबेट किया और उसके अंदर से लार्वी जो है हैच आउट हो गए, तो जो लार्वी है इसको निकलते ही भोजन की ज़रूरत पड़ेगी, और इसको इस समय बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन की सप्लाई ज़रूरी है। और भोजन की सप्लाई ज़रूरी है तो ये तो है नहीं कि आप इसको जो चाहो वो खिला दो। इसका जो भोजन है, प्रिय भोजन, वो क्या है? सहतूत पर्ण की, सहतूत जो पर्ण है वो इसका मुख्य भोजन है। और तो हम क्या करेंगे, ये जो इंक्यूबेट होने के बाद में जो लार्वा निकले, उन्हें सहतूत की बड़ी कोमल और नई नई जो पत्तियां होंगी, ये पत्तियों के ऊपर ही हैच आउट होंगे, तो वहाँ पर ये खाएंगे। तो ये बहुत तीव्र, यानी इस समय इसको पोषण भरपूर मिलना चाहिए। पोषण भरपूर रूप से उपलब्ध करवाएं। पोषण भरपूर मिले तो लार्वा जो है 4 से 5 सेंटीमीटर तक का लंबा हो जाएगा, 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाएगा, और ये जो है बढ़ता रहेगा, अपना पेट बढ़ता रहेगा, ये ग्रोथ करता रहेगा। और इसी समय इसके अंदर क्या होगी, सिल्क ग्लैंड्स जो हैं वो बन जाएगी। और जो सिल्क ग्लैंड है वो क्या है, मोडिफाई सिलेवरी ग्लैंड्स होती हैं, यानी लार ग्रंथियों का रूपांतरण होती है। तो ये जो स्टेज है, इसमें आपको पोषण की मात्रा, पालन पोषण वाला, यानी जिस तरह से एक नए नए बच्चे को संभाल के रखा जाता है, या एक नवीन जो नया जन्म लिया हुआ शिशु होता है, उसकी देखभाल की भरपूर ज़रूरत होती है, वैसे ही ये जो एग से निकला हुआ लार्वा है, इसकी पूरी तरह से देखभाल और ख्याल और इसको भोजन उपलब्ध कराना सबसे बड़ा टारगेट होता है। इसके बाद में हम चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोकून, यानी ये जो फोर्थ पॉइंट है इसको मैं यहाँ लेता हूँ, और इसका मतलब होता है कोकून निर्माण। कोकून निर्माण। और ये जो फोर्थ पॉइंट है कोकून निर्माण, इसमें क्या होता है, इसमें होता यह है कि जो लार्वा है, लार्वा यानी कैटरपिलर यानी इल्ली, जो लार्वी है वो भोजन लेना बंद कर देती है, भोजन बंद कर देती है। और बंद करने के बाद इसके चारों ओर रेशम का धागा लिपट जाता है, और ये एक खोल में बंद हो जाती है, रेशम के खोल में, जिसके अंदर लार्वा पड़ा रहता है। और बाहर का ये जो खोल देख रहे हो, ये खोल किसका होता है, रेशम का। रेशम के थ्रेड्स होते हैं। तो हम ये कहें कि ये जो कोकून बना, ये कोया बना, ये वाली स्टेज जो है ये भी कहाँ पे होगी, ये भी होगी सहतूत के पौधे की पत्तियों के ऊपर। तो कोकून का फॉर्मेशन हो गया। और कोकून फॉर्मेशन कब हुआ, जब लार्वा ने भोजन लेना बंद कर दिया, और उसकी जो सिलेवरी ग्लैंड का जो मॉडिफिकेशन था, यानी सिल्क ग्लैंड्स, उनके द्वारा सिक्रीशन हुआ। तो उस लार्वे के चारों ओर, देखिए ये लार्वी है, तो इसके चारों ओर उसकी ग्रंथियों से निकला हुआ जो रेशम का धागा है वो इसके चारों तरफ लिपटता जाएगा। और जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आएगा वो ड्राई हो जाएगा, ड्राई होकर के बिल्कुल पैक हो जाएगा। अंदर लार्वी रहेगा, बाहर रेशम का खोल रहेगा। और ये स्टेज कहलाएगी कौन सी, ये
फोर्थ स्टेज कहलाएगी कोकून फॉर्मेशन। तो कोकून का निर्माण हो गया, और जैसे ही कोकून का निर्माण होगा, लार्वा अब भोजन कर नहीं सकता क्योंकि बाहर तो खोल में बंद हो गया। अब हम क्या करते हैं, पोस्ट कोकून प्रोसेसिंग करते हैं। इसको हम हिंदी में कहेंगे पश्चात कोकून निर्माण प्रक्रिया। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है, जिससे कि अब हमें व्यावसायिक स्तर पर जो हमारा ऑब्जेक्टिव था यानी रेशम की प्राप्ति, वो हम इस प्रोसेस में करेंगे। तो इसके 2 स्टेप हैं, एक है स्टिफलिंग और दूसरा है रीलिंग एंड स्पिनिंग। स्टिफलिंग की बात करते हैं। सबसे पहले स्टिफलिंग का अर्थ समझिए। कोकून हमारे पास आ गया। अब कोकून जैसे ही पौधे की पत्तियों पे नज़र आने लगते हैं तो कोकून परिपक्व हो जाते हैं, सूख जाता है उसका बाहर का रेशम। तो ऐसे स्टेज में हम क्या करते हैं, जो कोकून है, कोकून को गर्म पानी में डाल देते हैं। पानी में डाल करके जो उसके अंदर लार्वा है उसको मार देना। लार्वा को मार देना ही क्या कहलाता है, स्टिफलिंग कहलाता है। स्टिफलिंग स्टिफ कब करेंगे हम, यानी कोकून के अंदर जो कैटरपिलर है वो प्यूपा में कन्वर्ट होकर के कोकून को तोड़ के बाहर निकले, उससे पहले हम क्या करेंगे, सारे कोकून्स को लेंगे और किसी गर्म पानी के जार में या फिर टेम्परेचर लगा करके उन सारे लार्वे को जो कोकून के अंदर फिट है उन सबको मार देंगे, और ये जो प्रोसेस कहलाएगा वो स्टिफलिंग कहलाएगा। उसके बाद में हम करते हैं रीलिंग एंड स्पिनिंग। क्या करते हैं, रीलिंग करते हैं और स्पिनिंग करते हैं। अब रीलिंग का मतलब क्या होता है, रीलिंग का मतलब यह समझिए, मरे हुए कोकून से, मरे हुए कोकून से धागा प्राप्त करना। अब धागा तो किसका है, रेशम का है। प्राप्त करना, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये रीलिंग कहलाती है। स्टिफलिंग का मतलब तो मारना होता है, कोकून के अंदर लार्वा है उसको मार दिया हमने। और रीलिंग का मतलब क्या होता है, मरे हुए कोकून से धागा प्राप्त करेंगे। अब धागा प्राप्त करने के लिए लकड़ी के एक छेद से इसको एक मुंह से पकड़ करके, यानी कोकून के एक सिरे से पकड़ करके उसके धागे को उस छिद्र से होकर के गुजारेंगे। ये कच्चा रेशम होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको 3-4 धागों को, यानी 4-5 धागों को मिलाकर के, धागों को मिलाकर एक धागा तैयार करते हैं। हम क्या करते हैं, जो 4-5 धागे हैं उनको लकड़ी के छिद्र से गुजार करके उनको कताई करके और एक धागा बना लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो कहलाएगा स्पिनिंग। और स्पिनिंग से क्या होगा, आपको स्पन रेशम मिलेगी, स्पन सिल्क। कौन सी, इस सिल्क को क्या कहेंगे, स्पन सिल्क कहेंगे, और इस सिल्क को हम रीलिंग सिल्क कहेंगे। तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो किसका है, ये है सेरीकल्चर पार्ट 4 में, जो सेरीकल्चर इंडस्ट्री है और जो मेथड यूज करते हैं, या हम अगर सेरीकल्चर करना चाहते हैं तो कौन कौन से मेथड यूज करें, और उसमें जो टिपिकल एक प्रारूपिक जो मेथड है उसमें किस किस स्टेप का हमें ध्यान रखना है, उन पदों को लेकर के हम इस पूरे सेरीकल्चर मेथड को क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, और सेरीकल्चर को हम कंटिन्यू रख सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम सेरीकल्चर का ही पार्ट नंबर 5 लेके आएंगे, और उसमें हम ये देखेंगे कि भाई सेरीकल्चर जो है इसमें जो सिल्क बना है, एक तो उसका कंपोजिशन क्या है, और एक सेरीकल्चर इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा खतरा वो कौन से वायरस हैं या बैक्टीरिया है जिसकी वजह से सेरीकल्चर जो है इंडस्ट्री को नुकसान होता है, या फिर मैं कहूँ कि सिल्क वर्म में रोग उत्पन्न करने वाले जीव, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उसके लिए आपको सेरीकल्चर का पार्ट नंबर 5 को वॉच करना पड़ेगा। उसके बाद में हम देखते हैं अगला टॉपिक
क्या होता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए। आप चाहें तो इन नोट्स को स्क्रीनशॉट लेकर के खुद के एग्ज़ाम पर्पज के दृष्टिकोण से आप इसको रख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। थैंक यू।